हमारे शरीर के कुछ सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं हमारी हड्डियां। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। असल में जन्म के समय ये 300 होती हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ हमारे स्कल से शुरू होते हुए इनमें से कई एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। अगर आपको कभी ये ख्याल आया है कि हम बढ़ते कैसे हैं, तो हड्डियां भी इस सवाल के जवाब का हिस्सा हैं। शरीर की लंबी हड्डियों के सिरों में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। जब तक ये खुली रहती हैं, तब तक हम बढ़ते रहते हैं। हमारे पैरों में 26 और हाथों और कलाइयों में 54 हड्डियां होती हैं। सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, जो हमारे घुटनों से कूल्हों तक जाती है। वहीं सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। हड्डियां हमें सपोर्ट और आकार देती हैं। ये हमारे जरूरी अंगों को प्रोटेक्ट भी करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चलिए हमारे स्केलेटन सिस्टम के अंदर चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और बोन मैरो कैसे काम करता है। आपको शायद लगता होगा कि हमारी हड्डियां बहुत ठोस और हार्ड मटेरियल से बनी होती हैं, पर हमारा स्केलेटन हर जगह बराबर ठोस नहीं होता। हमारे शरीर में 2 तरह की हड्डियां होती हैं। इनमें से हार्ड और ठोस वाली को कॉर्टिकल या कॉम्पैक्ट बोन कहा जाता है। 80% स्केलेटन इन्हीं से बना होता है और इन्हीं से हमें हमारा आकार मिलता है। दूसरी काफी मुलायम और स्पॉन्जी होती हैं, जिन्हें ट्रेबेक्युलर बोन कहते हैं। ये बड़ी हड्डियों जैसे पसली, स्कल यानी खोपड़ी और पेल्विस के अंदर होती हैं। ये हड्डियां इतनी ठोस नहीं होती, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी काफी हार्ड होती हैं। कॉम्पैक्ट बोन ज्यादातर ठोस होती है, लेकिन ये भी शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग होती हैं। खासकर जब बात लंबी हड्डियों की हो, हमारे हाथों और टांगों की ज्यादातर हड्डियां यही होती हैं, जैसे कि ह्यूमरस, जो ऊपरी बाह की लंबी हड्डी है। एक लंबी हड्डी के सिरे को एपिफिसिस कहा जाता है। इस जगह पर कॉम्पैक्ट बोन काफी पतली होती है। वहीं लंबी हड्डी के शाफ्ट पर ये मोटी हो जाती है। यहाँ मौजूद डेंस टिश्यू एक परत की तरह होता है, जो हड्डी की सतह पर मौजूद होता है और इसी से हड्डी को बढ़ने में मदद मिलती है। इसमें कई नर्व एंडिंग्स, पेन रिसेप्टर और ब्लड वेसल्स भी होते हैं। यहाँ कुछ ऐसे बोन सेल्स भी होते हैं जो कोई चोट लगने पर या सामान्य रखरखाव के लिए हड्डी की बाहरी सतह की देखभाल में मदद करती हैं। अगर कोई हड्डी टूट जाए और साथ ही पेरियोस्टियम में कोई खिंचाव या चोट लग जाए, तो यही टिश्यू हमें महसूस होने वाले अधिकांश दर्द के लिए जिम्मेदार होते हैं। आउच! अगर हम कॉम्पैक्ट बोन में छेद करें, तो ये देखिए, ये काफी मोटी होने के साथ साथ खोखली भी होती है। चलिए अब मेडुलरी कैविटी पर आते हैं। यह आपकी हड्डी का खोखला हिस्सा है, जिसके कारण आपकी हड्डी का वजन कम होता है। और हाँ, बोन मैरो इसी में होता है। आप यहाँ इसे देख सकते हैं। ये एक मुलायम स्पॉन्जी सब्सटेंस होता है, जो हड्डियों के सुइयों जैसे टुकड़ों से बना होता है। ये टुकड़े आपस में मधुमक्खी के छत्ते की तरह बुने होते हैं। बोन मैरो में ही स्टेम सेल्स भी होते हैं। ये ऐसे किसी भी सेल्स में बदल सकते हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है। स्टेम सेल्स सिर्फ बोन मैरो में ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे शरीर में होते हैं। बोन मैरो भी 2 तरह का होता है, पीला और लाल। लाल वाले में ऐसे ब्लड स्टेम सेल्स होते हैं जो बाद में अलग अलग ब्लड सेल्स में बदल जाते हैं। ये रोजाना करीब 200 अरब सेल्स में बदल सकते हैं। आमतौर पर स्तनपायी जीवों में ऐसा ही होता है। इनका ब्लड ज्यादातर मैरो में ही बनता है और मैरो सिर्फ ब्लड सेल्स ही नहीं बनाता, बल्कि स्प्लीन और लिवर के साथ मिलकर पुराने और शरीर के लिए गैर जरूरी हो चुके रेड ब्लड सेल्स को खत्म भी करता है। पीला बोन मैरो ज्यादातर फैट यानी वसा से बना होता है। इसमें ऐसे स्टेम सेल्स होते हैं जो बाद में फैट, बोन सेल्स या कार्टिलेज में बदल सकते हैं। सामान्यतः हार्ट और ब्रेन सेल्स बनाने की जिम्मेदारी बोन मैरो की ही होती है। एक औसत मनुष्य के शरीर में करीब 2.5 किलो तक बोन मैरो होता है। लाल बोन मैरो लंबी हड्डियों जैसे कंधों के ब्लेड्स और स्कल में होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये ज्यादातर फ्लैट और लंबी हड्डियों जैसे स्कल, पसलियों, कूल्हे की हड्डी और रीढ़ की हड्डियों में मौजूद होता है। रेड बोन मैरो ट्रेबेक्यूली के बीच की जगह में होता है। ट्रेबेक्यूली हड्डियों की इन छोटी छोटी बीम्स का भारी भरकम नाम है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये रैंडम डायरेक्शन में जा रही हों, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल इनका झुकाव उसी तरफ रहता है जिस तरफ दिन भर में हड्डियों पर दबाव और तनाव पड़ता है। इसलिए हम दिन भर जो काम करते हैं और शरीर पर जितना भी प्रेशर पड़ता है, उसी हिसाब से बनते हैं और बदलते रहते हैं और शरीर को शेप में रखते हैं। पीला बोन मैरो कॉम्पैक्ट बोन्स की खाली जगहों में रहता है, जिन्हें हमने अभी कुछ देर पहले ही देखा था। जैसे जैसे लाल बोन मैरो बढ़ता है, पीला मैरो कम होता जाता है। यह प्रक्रिया रिवर्स में भी होती है।
हमारी पूरी जिंदगी में लाल और पीले बोन मैरो का अनुपात बदलता रहता है। शुरू में हमारी बोन कैविटीज में सिर्फ लाल बोन मैरो होता है, फिर 5 साल की उम्र में पीला बोन मैरो थोड़े लाल मैरो की जगह लेने लगता है। कोई इमरजेंसी होने पर, जैसे शरीर से काफी सारा खून बह जाने पर, हमारे शरीर में कई अमेजिंग चीजें होती हैं। शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए पीला बोन मैरो लाल बोन मैरो में तब्दील होने लगता है, ताकि आपका शरीर पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स बना सके। और चूंकि येलो मैरो फैट भी स्टोर करता है, इसलिए जब भूख से हमारी हालत खराब हो तो शरीर इसे आखिरी एनर्जी रिजर्व की तरह इस्तेमाल कर सकता है। लाल बोन मैरो का रंग हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। यह रेड ब्लड सेल्स में रहने वाला एक खास प्रोटीन होता है। यह हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंगों और टिश्यूज तक ऑक्सीजन लेकर जाता है, और यही सभी टिश्यूज और अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड वापस फेफड़ों तक लाता है। पीले मैरो का ये रंग इसके टिश्यूज के फैट ड्रॉपलेट्स में मौजूद एक खास पिगमेंट कैरोटेनॉइड की वजह से होता है। फलों, सब्जियों और पौधों के लाल, पीले और नारंगी रंग भी इसी पिगमेंट की वजह से होते हैं। मानव शरीर में ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। लाल मैरो ऐसे एक्टिव सेल्स का बना होता है जो हर वक्त मल्टीप्लाई होते रहते हैं। यही वजह है कि ये लगातार ब्लड सेल्स बनाते रहते हैं। वहीं पीले मैरो में इनएक्टिव सेल्स होते हैं। तो हमारा शरीर सिर्फ बोन मैरो में ही नहीं, बल्कि सारे शरीर में मौजूद सेल्स को लगातार बनाता और रिपेयर करता रहता है। यकीनन, जैसा कि हमने कहा था, बोन लिविंग टिश्यू होता है। हमारी हड्डियों में मौजूद कोलेजन लगातार रिप्लेनिश होता रहता है, इसलिए हमारा स्केलेटन तकरीबन हर 10 साल में नया हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर का हर अंग भी अपनी अलग रफ्तार से लगातार रीजेनरेट होता रहता है। जैसे कि हमारे लिवर के सेल्स लगभग हर 300 दिनों में नए हो जाते हैं, और फैट स्टोर करने वाले सेल्स भी करीब 10 साल में एक बार बदल जाते हैं। हमारे बाल और हाथ और पैरों के नाखून भी तो लगातार बढ़ते रहते हैं। हमारे शरीर के स्किन सेल्स हर 27 दिनों में बदल जाते हैं। जब हमारी स्किन रीजेनरेट होती है तो ज्यादातर छोटे छोटे फ्लेक्स के रूप में हमारे शरीर से करीब 35 किलो तक के वजन के स्किन सेल्स उतर जाते हैं। हमारे घर में सबसे ज्यादा धूल भी इसी वजह से होती है। हमारा शरीर हर 20 से 30 सालों में पुराने हिप्पोकैम्पल न्यूरॉन्स को नए से बदल सकता है। हिप्पोकैम्पस नई मेमोरीज बनाने के सभी स्टेजेस में एक अहम भूमिका निभाता है। पहले ये मेमोरीज बनाता है, फिर इन्हें ऑर्गेनाइज करता है, और फिर इन्हें एक सुरक्षित जगह स्टोर भी करता है। और ये ऐसे इमोशंस और सेंसेशंस को भी इकट्ठा करता है जिन्हें हम बाद में अपनी मेमोरीज से जोड़ पाते हैं। जैसे कि कुछ खुशबुएं किसी खास मेमोरी को ट्रिगर कर उन यादों को ताजा कर सकती हैं, जिसमें आप अपने परिवार के साथ किसी अच्छी सी पिकनिक या ट्रिप पर गए थे, भले ये बात कितनी भी पुरानी ही क्यों ना हो। रीजेनरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हम बाकी के जानवरों में भी अक्सर देख सकते हैं, लेकिन थोड़े अलग तरीकों से। जब एक छिपकली डर जाती है तो वह अपनी पूंछ गिराकर उसकी जगह नई पूंछ ग्रो कर सकती है। एक मकड़ी का पैर टूट जाए या अलग हो जाए तो उसकी जगह नया पैर उगाता है। रीजेनरेशन का सबसे बड़ा उदाहरण तो हिरण है, जो अपने सींग उतारकर सालाना नए सींग उगा लेते हैं। जरूरत पड़ने पर खरगोश भी अपने ईयर लोब्स के कुछ हिस्से रीजेनरेट कर लेते हैं। चमगादड़ भी अपने पंखों के कुछ हिस्से दोबारा उगा सकते हैं। चूहों की त्वचा पर लगी खरोंचें खुद भर जाती हैं, और ये अपने कानों में हो जाने वाले छेदों को भी खुद ही ठीक कर लेते हैं, वो भी काफी तेजी से। 5 बाहों वाली स्टारफिश भी अपनी आर्म्स और कभी कभी पूरे शरीर को रीजेनरेट कर लेती है। इसके पास अगर एक ही आर्म बची हो तो भी यह खुद को रीजेनरेट कर सकती है। जब तक इसकी सेंट्रल नर्व रिंग सलामत है, तब तक यह मूलतः खुद को कितना भी रिपेयर या रीजेनरेट कर सकती है।